नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जिसको थोड़ा आप कह सकते हैं मन की बात है। मन की बात इसलिए कि अभी जो देश की राजनीति चल रही है और जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये गड़बड़ झाला है, क्या सब कुछ उल्टा पुल्टा है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे अगर आज कोई भी, आज कितने लूजली आप किसी को सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रद्रोही होने का, वो राष्ट्रद्रोही, वो देशद्रोही, वो फलां। अच्छा, वो किस लिए बांटा जाता है? अगर किसी ने सरकार से सवाल कर लिया, और ख़ास करके मैं चाहे कोई विपक्ष हो और चाहे कोई मीडिया हो, उसका काम ही सरकार से सवाल करना है। लेकिन अगर आप सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आपको एक लाइन में सर्टिफिकेट मिल जाता है, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही इत्यादि इत्यादि। और कुछ लोगों पे सेडेशन चार्ज भी लगाने की कोशिश की जाती है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसमें। यहाँ पे आज मैंने एक, मेरे वरिष्ठ हैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, उनका एक लेख आया है पेपर में, उसको मैंने पढ़ा। कुछ चीज़ें वहीं से मुझे लगा कि इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये सारे लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो एक चीज़ बताइए, अगर राष्ट्रद्रोही हैं और आप सरकार हैं, आप पक्ष हैं, आप पार्टी हैं, तो आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अगर आपको लगता है कि सारे विपक्ष के नेता राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, अगर कोई लखीमपुर जाता है, अगर कोई आपसे सवाल करता है तो राष्ट्रद्रोह, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि ये जानते हुए कि अगर ये राष्ट्रद्रोही है और उसके राष्ट्रद्रोह की बात को चुपचाप सुन के सिर हिलाना, और जबकि आप इस ऐसी पोजीशन में हैं कि जहां से आप कुछ इस पर कार्रवाई कर सकें, तो ये भी मेरी डेफिनेशन से ये भी राष्ट्रद्रोह की ही कैटेगरी में आता है। नोइंगली, कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ काम किया या किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसमें उसको सजा होनी चाहिए। अब अगर मैं चुप रहूं, और खास करके जब बात राष्ट्र की हो, तो वो आदमी भी राष्ट्रद्रोही की कैटेगरी में आएगा। इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। अब मैं करीब 10 प्रश्न हैं, एक प्रश्न मैंने ये किया। दूसरा प्रश्न मुझे लगता है बार बार ये कहना कि सावरकर का माफ़ी मांगना। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए, सावरकर साहब ने ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगी थी, इसको तो कोई डिनाई नहीं करता है। आज भी राजनाथ सिंह साहब का बयान है कि वो तो बापू के कहने पे उन्होंने वो सब लेटर लिखा था। ठीक है, सरकार से, ब्रिटिश हुकूमत से सावरकर साहब ने वजीफ़ा लिया था, ये भी कोई नहीं डिनाई करता है। तो अब इसी की तरफ ये बताइए, ये बहुत अच्छा काम था और ये ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी की वजह से किया गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि सावरकर साहब ने सरकार से माफ़ी मांग के काला पानी से वो अंडमान जेल से बाहर निकल आए और वजीफ़ा लिया एज अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको एक लॉन्ग टर्म लड़ाई देश की आज़ादी की लड़नी थी। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइए, तो भगत सिंह अगर के पिता अगर कह रहे थे कि भाई उन्होंने एक लेटर लिख दिया था कि मेरे लड़के को, वो माफ़ी के इक्विवेलेंट नहीं था, उन्होंने उसकी लीनियंसी बढ़ने, लेकिन अगर मान लीजिए उसको माफ़ी की कैटेगरी कर लें, तो क्या भगत सिंह ने कहा कि नहीं, और भगत सिंह इस पर गुस्सा हुए थे? ये सब हिस्ट्री है, किसी को भी मिल जाएगा। और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं फांसी के फंदे पे चढ़ जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं सरकार से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो क्या भगत सिंह गलत थे? क्योंकि अगर आपके सावरकर साहब माफ़ी मांगते हैं, वजीफ़ा लेते हैं और वो स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं, तो फिर भगत सिंह को भी स्ट्रैटेजी के तहत करना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय देश के युवाओं के एक्सेप्टेड लीडर थे। उसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है कि अगर तुम मानोगे नहीं तो वो क्यों नहीं हुआ था? प्रश्न ये दो। दूसरा प्रश्न, तीसरा जो मेरे मन में कभी कभी विचार आता है कि भगत सिंह जो थे वो टोटली कम्युनिज्म से प्रभावित थे। वो लास्ट मूवमेंट तक वो कम्युनिस्ट ही विचारधारा के थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात, ये सब बात वो लगातार करते थे। वो कहते थे देश आज़ाद भी हो जाए और अगर गोरे से भूरे लोगों का शासन हो जाए तो ये कोई आज़ादी नहीं है। वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। तो क्या अगर वो कम्युनिस्ट थे, जैसा आज कहा जाता है कि सारे कम्युनिस्ट जो हैं ये मतलब एक गाली जैसा हो गया, वो कम्युनिस्ट हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तो क्या कोई कम्युनिज्म में जो विश्वास रखता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? क्या कम्युनिज्म में जो विश्वास रखता है वो राष्ट्रद्रोही है? तो उस पैमाने पे भगत सिंह को भी आप अपना विचार कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ और मेरी समझ में नहीं आती, इसी से रिलेटेड है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हो गई थी। 4 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। तो 1925 से 1947 जब तक देश आज़ाद हुआ, 22 साल में आपने क्या किया? आप उसकी कुंडली क्यों नहीं निकाल के बताते हैं हमें कि भाई हमने इस 22 साल में देश की आज़ादी के लिए ये काम किया?
आप साइलेंट हैं। आप उस 22 साल में अपने इतिहास की बात नहीं करते हैं। आप बात किसी करते हैं, आप पटेल जी, सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं जो कांग्रेस के लीडर थे, जिन्होंने आरएसएस, आपके ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को बैन किया था, लेकिन आप आज पटेल को ओनरशिप आपकी हो गई है। आप 1985 से 1947 के अपने इतिहास की बात नहीं करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस को अपना नायक मानते हैं, जो कि फिर कांग्रेसी थे, और जब उन्होंने कांग्रेस के बाद जब वो विदेश गए तो उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उसकी आप ये बताते हैं कि कितना उनके अगेंस्ट नेहरू और गांधी, कितना सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट थे। आप इस तरह की फिलॉसफी को आगे हवा देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आज़ाद हिंद फौज में जो 2 ब्रिगेड थे उसका नाम रखा गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ये याद है ना, तो फिर आप सुभाष चंद्र बोस को क्यों ओन करने लगते हैं? अब जरा मैं क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर विजय बहादुर सिंह हैं, मूल रूप से वो पत्रकार नहीं, वो मूल रूप से शिक्षक हैं, मूल रूप से वो लिटरेचर के आदमी हैं, वो साहित्य के आदमी हैं, आलोचक हैं, और उन्होंने एक बहुत ही इस तरह की बातें बहुत दुख के साथ और कष्ट के साथ लिखी हैं। उन्होंने कांग्रेस, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जैसे मेरे माता पिता, भाई जब देश की आज़ादी में अगर हमारे इससे पहले वाली जनरेशन कोई भी तो उसको कांग्रेस ही था, क्योंकि कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही थी। 1925 से 1947 तक कितने लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं मैं कांग्रेसी नहीं था, अगर देश की आज़ादी लड़े हैं तो। अब वहां 3 लोगों की कांग्रेसवाद की वो बात करते हैं। उसमें पहली बात नेहरू का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर, देश की जो इस बेसिक अर्थव्यवस्था को उन्होंने बनाया, और एक बात और कहते हैं, कश्मीर का विलय अगर आज हिंदुस्तान में हुआ है तो उसके आर्किटेक्ट नेहरू थे। ये हरदम याद रखिएगा, हिस्ट्री ठीक से पढ़ लीजिएगा। नेहरू का, अब कुछ लोग कहते हैं क्योंकि नेहरू कश्मीरी थे, उनका एक इमोशनल लगाव था कश्मीर से, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में विलय करने वाले नेहरू थे। और वहाँ पे ये और याद रखिएगा, जो शेख अब्दुल्ला की बात लोग करते हैं, शेख अब्दुल्ला कुछ इंडिपेंडेंट कश्मीर की जब बात करने लगे थे तो नेहरू ने उनको जेल में भी डाल दिया था, और वो नेहरू के समय करीब 10-12 साल जेल में रहे थे, नेहरू के जब प्रधानमंत्री रहे थे। अब बात होती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की लोग कहते नहीं वो हत्या हुई, और हत्या क्या हुई? कोई उनका घर का झगड़ा था, कोई लखीमपुर खीरी में कोई ये था कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, कोई ये झगड़ा था? इंदिरा गांधी की हत्या हुई क्योंकि भिंडर वाले जो एक आतंकवादी ग्रुप, जो एक अलगवादी ग्रुप, जो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा दे रहे थे, उससे लड़े ये लोग वो, और उसमें उनकी हत्या हुई। तो उन्होंने जान तो इस देश के लिए दी ना। इंदिरा गांधी की एक बात सबको याद रहेगी, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बनाया तो इंदिरा गांधी ने बनाया ना, ये याद रखने का है। आप कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या क्या कहीं उन्नाव के किसी कांड में हो गई थी क्या, कि हाथरस में वो जा रहे थे और उनका वो हो गया था? अरे भाई, तमिल सेपरेटिस्ट का एक मूवमेंट चल रहा था, डर ये था कि श्रीलंका की आग हमारे घर में ना पहुंच जाए। मैं उसने वो निर्णय सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो हत्या हुई, जो उन्होंने शहादत की, वो इस देश के लिए की ना। आज उसको आप डिमीन करना चाहते हैं। मैं ये चौथी बात है, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी बात ये थी कि सारे लोग जब थे तो देश का जो शीर्ष विपक्ष है उसको ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते थे। मैं बात जल्दी से कर लूँ, नेहरू को ये सब लोग गाली देते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो सबसे शीर्ष विपक्ष है इस समय, जो लोहियावादी अपने को कहते हैं, लोहिया की जो सारी फिलॉसफी, सारा कुछ है, वो नेहरू के ज़माने में ही तो सबसे ज़्यादा उसमें धार आई। तो नेहरू ने कहीं ना कहीं उसको उसका जिस तरह का विरोध आज और राष्ट्र देशद्रोही और ये सब तो नहीं कहा था ना। अटल जी थे नेहरू जी के ज़माने में, कहा था, एक उनकी विचारधारा थी, उसको रिस्पेक्ट करते थे, मेरी विचारधारा की लड़ाई थी। और तो और इंदिरा गांधी के ज़माने में, आज जेपी को कितने लोग याद रखते हैं अगर ये इमरजेंसी के समय संपूर्ण क्रांति मूवमेंट नहीं होता? तो जेपी को भी उन्होंने वो जगह दी ना। और 77 में बहुत से लोगों को नहीं, जब 77 में इंदिरा गांधी हारी तो उसके बाद जेपी के बहुत से इस तरह के नोट्स हैं, और जहां पे उनको लगता है कि जो भी जनता, मैं अभी उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इंदिरा गांधी ने भी ठीक है इमरजेंसी लगाई जो गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस विपक्ष को भी अपने साथ रखा था। आज की तारीख में जो विरोध में बोले वो राष्ट्रद्रोही। 5वीं बात जरा कर लूँ मैं। 5वीं बात यह है कि अभी मैं इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं कह रहा हूं, और वो इंदिरा गांधी की हत्या भिंडरवाले से रिलेटेड है। प्रियंका गांधी 84 के दंगे हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जिसमें सिख लोगों की
के साथ जाती हुई और उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रियंका गांधी आती हैं, लखीमपुर खीरी में किसानों की मृत्यु होती है, वो वहाँ जाके विरोध प्रदर्शन करती हैं और उसके बाद रातों रात, अब अभी वो फिर अंतिम अरदास में कल गई थी 12 अक्टूबर को, रातों रात लखनऊ से लखीमपुर तक के रास्ते में होर्डिंग्स लग जाती हैं, पूरे शहर में होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कुछ सरदार जी लोगों के नाम लेके कि 84 के हत्यारे वापस जाओ, 84 के, और हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। आप एक चीज़, 2-3 चीज़ें बता दीजिए। जैसे कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु रात में होती है 2-3 बजे और सुबह, मतलब रात में 10-11 बजे और सुबह 5 बजे तक होर्डिंग लग जाती है, ये बिना स्टेट स्पॉन्सरशिप के क्या इतनी होर्डिंग आ सकती हैं? आपको लगता है? आपको लगता है कि पूरे रास्ते भर जो होर्डिंग्स लगी वो अगर सरकार नहीं चाहती तो वो होर्डिंग नहीं लगती? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जाती कहाँ? अंतिम अरदास में जा रही हैं, जो केवल सिख लोगों का जमावड़ा था। प्रियंका गांधी उसमें जाती हैं, वहाँ तो उनको इज्जत से बिठाया जाता है, वहाँ तो उनको इज्जत बख्शी जाती है, वहाँ तो कोई नहीं कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका साफ साफ वो है कि ये एक पार्टी विशेष जो सरकारी पार्टी है उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर वो सरदारों के साथ खड़ी हैं। मैं 2 लोगों का नाम और ले लूँ, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, ये ऑपोजिशन लीडर्स हैं और ये अपने को आइडेंटिफाई किए हैं आज जहाँ पे जो जाती हुई है लखीमपुर खीरी में, और ख़ास करके किसानों के साथ। ये वाला काम तो अखिलेश जी को भी करना चाहिए था, मायावती जी को भी करना चाहिए था। उन लोग तो अपने काम से में नहीं आए हैं, इन लोग क्यों नहीं गए? लेकिन अगर आज कोई गया तो उसको सिख विरोधी करने का, ब्रांड करने की कोशिश की जा रही है। छठी बात, PSUs बेचे जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग धुआंधार बेची जा रही है। नेहरू ने बनाई थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी, राजीव गांधी ने बनाई थी। इस सरकार ने पिछले 7 साल में कौन सी PSUs बनाई है, ये मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा। कोई PSU बनाई है? बेचने का काम तो आप कर रहे हैं। फिर बांटने का काम, मैं एक बहुत बेसिक बात है, 7वीं बात में कर रहा हूँ। बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम आप हिंदू मुस्लिम में ही नहीं बांट रहे हैं, आप घर को बांट रहे हैं, आप परिवार को बांट रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं, आप दोस्तों को बांट रहे हैं। आप देख लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है, आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ गढ़ा जा रहा है। ईमानदारी से आप बता दीजिए कि आपके अपने दोस्त जो बहुत ही घनिष्ठ थे उनके बीच में दरार नहीं पैदा हुई है पिछले 4-6 साल में, जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके अपने घर में अपने भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी के बीच में संबंध खराब नहीं हुए हैं केवल इस व्हाट्सएप की झूठी रिपोर्ट को करके। अपनी पढ़ी हुई बात नहीं है, वो व्हाट्सएप को पढ़ के आदमी को लग रहा है कि मैं ही इसका ऑथर हूँ, मैंने ही ये किया है। तो ये बांटने का काम कौन कर रहा है? 8वीं बात, बार बार एक चीज़ ये भी पूछी जाती है जो भी विपक्ष में होता है कि आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप वहाँ क्यों नहीं गए। जैसे अभी कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान क्यों नहीं गए, वहाँ पे दिक्कत हुई, आप पंजाब क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए। अब आप ये चीज़ बताइए कि अगर थोड़ी देर के लिए बंगाल में कोई दिक्कत होती है, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत होती है, कोई भी तरह का दंगा फसाद होता है या कोई ऐसी वो होती है जहाँ पे, तो क्या किसको जाना चाहिए? वहाँ विपक्ष कौन है? राजस्थान में ये पूछते हैं कि कांग्रेस वालों से कि आप क्यों नहीं गए, पंजाब में क्यों नहीं गए, तृणमूल से पूछते हैं कि आप कल बंगाल में क्यों नहीं गए। वहाँ जाना किसको चाहिए? विपक्ष वहाँ कौन है? काम अपना ना करो और फिर इनसे पूछो। अगर इनकी क्राइटेरिया करें तो लखीमपुर में अगर इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो किसको जाना चाहिए था? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश सरकार में इनके पार्टी के लोगों को जाना चाहिए था, बीजेपी क्यों नहीं गए? अगर राजस्थान में वो पूछते हैं कि कांग्रेस का कोई क्यों नहीं गया, तो लखीमपुर में आपकी पार्टी का क्यों नहीं गया? क्योंकि आप ये बात सोचते ही नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उन्नाव में क्या हुआ था, उन्नाव में तो आप जिसने अपराध किया था आप उसके साथ खड़े थे, याद है ना? पार्टी उसके साथ खड़ी थी, सरकार उसके साथ खड़ी थी। तो इसलिए ये बार बार कहना कि भाई अगर, अच्छा दूसरी एक बात, अगर राजस्थान में कार्रवाई हो गई तो आप क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जहाँ पे भी ये ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है वहाँ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई FIR दर्ज होती है उस पर कार्रवाई होती है, आपके यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, आपके यहाँ सरकार खड़ी हो जाती है उस अपराधी के साथ, इस वजह से दिक्कत है। 9वीं बात, आप जितने व्यक्तिगत आरोप आप खुद ही देख लीजिए, जो टीवी से लेके व्हाट्सएप तो छोड़ ही दिए, टीवी पे सोनिया गांधी ने ब्याह करके इस देश की बहू हुई हैं, आपने कितने व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, आप उनको बार से लेके कहां से जोड़ते हैं और खुलेआम जोड़ते हैं, आपको शर्म नहीं आती है?
सरदारों के बारे में आप क्या क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया और सरदार, अब आपको सिख बुरा लगने लगा है। आप सारे ये धर्म की बात करते हैं। जितना एज अ पत्नी का धर्म जो सोनिया गांधी ने निभाया है वो काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान की बहू बनी और हिंदुस्तान की वही तो बन के रह गई। सिखों को राष्ट्र धर्म सिखाने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस देश में जो सिखों को राष्ट्र धर्म सिखाए। अभी कल परसों की बात है, जो 5 मरे हैं, 4 सिखों ने, जिसमें एक यंग जिसकी शादी 4 महीना पहले हुई थी, उसने अपनी शहादत दी है। सिखों को राष्ट्र धर्म आप सिखाएंगे? और आपसे अगर कोई अपने धर्म की बात करे, आपसे कोई पूछे कि पति धर्म किसने निभाया, पुत्र धर्म किसने निभाया? 90 साल की उम्र की माँ को 5-5, 6-6 जवान बेटे बेटियों के रहते हुए अगर एटीएम की लाइन में खड़ा होना पड़े तो ये पुत्र धर्म है? कम से कम मेरे घर में तो इसको बहुत खराब माना जाएगा। मेरे समाज में अगर हम 4 भाई बहन थे, 2 बहनें थीं, हमारे रहते अगर हमारे वृद्ध माँ बाप जो 80-85 साल के होते उनको किसी एटीएम की लाइन में लगना होता तो मुझे उस समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। खैर, और 10वीं और अंतिम बात, कई चीज़ों का आप बार बार कहते हैं राजनीतिकरण मत करिए, राजनीतिकरण मत करिए। आपके सारे प्रवक्ता आके राजनीतिकरण की बात करते हैं। मेरे लिए मेरे माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मेरी आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है। इसी तरह से कोई दूसरा धर्म मानता होगा उसके लिए आस्था बड़ी चीज़ है। आस्था का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? मंदिर पे राजनीति कौन कर रहा है? मस्जिद पे राजनीति कौन कर रहा है? और आज आप सिखा रहे हैं कि राजनीतिकरण मत कीजिए। मैं ये कभी कभी लोगों को लगेगा कि इसका मैं सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। मंदिर का राजनीतिकरण करें आप, दोष दें मुझे, तो आप सब लोगों को थोड़ा इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। सोचिए। और फिर चलते चलते एक बात और कि थोड़ा आर्थिक सहयोग आपसे अपेक्षित है। इंडिपेंडेंट चैनल को चलाने के अपने कुछ खर्चे हैं, वो खर्चे और कहीं से तो आते नहीं हैं। आप लोग मदद करेंगे तो हमें चैनल चलाने में और आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।